सो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, 70th बीपीएससी के सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लिया है ना। वी विल सी कि आप लोग को उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आई ना। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन 70th बीपीएससी प्रीलिम्स। सो उसमें कहाँ दिक्कत आई, किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगे, कौन सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और उसको सॉल्व कैसे कर सकते थे, थ्रू वेरियस मेथड्स है ना, थ्रू आपके नॉलेज, थ्रू आपका एलिमिनेशन टेक्निक है ना। सो वी विल सी मल्टीपल थिंग्स है ना, और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते थे और आगे भी हम कैसे अपने माइंडसेट को रखें वाइल सॉल्विंग पीवाईक्यूज और वाइल रीडिंग एनी कंटेंट, हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इस चीज पे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आज से मिलना शुरू हो जाएगी है ना। सो स्ट्रीमलाइन होने लग जाएगा आपका प्रिपरेशन। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चीज को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है जो रैंडम सोर्सेज हैं उनके पीछे भागकर। सो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4, एवरीवन अपने सेट में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे है ना। सो ये सवाल देखने में आप लोग को टफ लग रहा होगा, बट बीपीएससी ने आपसे बहुत बेसिक टाइमलाइन के बारे में पूछा है यहां पर। ये देखते हैं कैसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्षा। ठीक है, पूछ रहा है कि जो हर्षवर्धन का पीरियड था, राजा हर्षवर्धन का पीरियड था, उस समय असम में कौन सा रूलर रूल कर रहा था। बहुत सिंपल सा सवाल लग रहा है, फैक्चुअल है, नाम देख के आपको डर लगने लग गया होगा, बट बेसिक बात समझते हैं। टाइम क्या है, हर्षा का टाइम पीरियड क्या है, एवरीवन जस्ट रिकॉल इट इन योर माइंड। हर्षा का टाइम इज अराउंड 600 टू 650, 650 एडी। ठीक है, हर्षा का टाइम इज अराउंड 600 टू 650 एडी। तो ये बात सबको पता होगी, बहुत बेसिक सी बात है। किंग हर्षवर्धन का टाइम पीरियड इज फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल है ना। उस पीरियड में हर्षा का रूल था, और हर्षा वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। सो टाइमलाइन ऑफ हर्षा 650 एडी लगभग। नाउ सी, यहां पर देखते हैं नीचे, किंग दाहिर, भास्कर वर्मन, असवद जहान। ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, कि जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में हुआ था वो किस पीरियड में हुआ था। एनी वन प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, फर्स्ट मुस्लिम वो इन्वेजन। 712 में हुआ था सर कासिम इन्वेजन, का। यस यस यस, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स 712। ठीक है, जस्ट सी, हर्षा का टाइम था 600 टू 650, मतलब 650 के आसपास वो मर गए है ना। लगभग उसके 50 साल बाद मुस्लिम्स का एडवेंट हुआ। तो असवद जहां जब मुस्लिम इंडिया में 50 साल बाद आ ही रहे हैं, और वो भी आ कहां से रहे हैं, 712 में, कहां पर, कहां से आ रहे हैं 712 में, सिंध में अटैक कर रहे हैं। सिंध के थ्रू आए, कौन था, MBQ, मोहम्मद बिन कासिम। सो जब हर्षा के पीरियड के बाद मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ इंडिया में, तो ये मुस्लिम रूलर तो हो ही नहीं सकता आसाम में। पहला लॉजिक क्लियर है। टाइमलाइन अगर हमको क्लियर है कि हर्षवर्धन का पीरियड क्या था, बस आपको इतना जानना था ना, हर्षवर्धन का पीरियड कौन सा था, 6 से 650 एडी। और मुस्लिम्स का इन्वेजन कब हुआ इंडिया में, 712 एडी। और किसके समय पे हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया, किंग दाहिर को हराया। सो किंग दाहिर भी ऑप्शन आपका यहां से हट गया। असवद जहान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद का पीरियड है, तो हर्षा के टाइम के में तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम्स इंडिया में आना शुरू हुए, वो भी किधर से आना शुरू हुए, ये रहा आपका, सॉरी, ये रहा समथिंग आपका यहाँ सिंध है ना, नॉर्थ वेस्ट से आना शुरू हुए। तो और आपका आसाम कहाँ है, एकदम ईस्ट। तो कोई लेना देना ही नहीं है मुस्लिम रूल से। सो असवद जहान ऐसे ही चला गया आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। किंग दाहिर आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, मेडिवल आप जहां भी पढ़ना शुरू करते हैं वहां आप यही पढ़ते हैं कि पहला अटैक जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम, 712, डिफीटेड किंग दाहिर है ना। तो किंग दाहिर तो आपको पता ही है। और चूंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा रूलर रूल किया असम को हर्षा के पीरियड में, तो कोई एक ही रूलर हो सकता है ना। मोर देन वन ऑफ द का ऑप्शन भी हट गया यहां से। तो बचा क्या, बी, भास्कर वर्मन। सो इसमें आपको एग्जैक्टली आंसर पता होने की भी जरूरत नहीं है, यू हैव टू प्ले विद द ऑप्शंस। तो सवाल यहां पर बहुत सिंपल पूछा है, बहुत कंसेप्चुअल बेसिक लेवल का सवाल है, जो आपको पता होना चाहिए ना। सिर्फ हर्षा से रिलेटेड चीज आपको अगर पता है, और पता होना चाहिए कि मेडिवल में जो पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ था, फॉरेन मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, वो कौन किसके समय हुआ था और कितने पीरियड में हुआ था, बस आपको इस बात को जानना था।
यहां से आप एलिमिनेट करके इस आंसर्स को निकाल सकते थे। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने ये क्वेश्चन को सही किया था या गलत किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे सवाल को हम 10 मिनट में या 10 सेकेंड, इस ऐसे सवाल को हम 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से एनालाइज किया है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये जो अष्ट प्रधान सिस्टम है मराठास का, ये बीपीएससी ने 65th में पूछा हुआ है। 65th में बीपीएससी ने क्या पूछा? हु इस्टैब्लिश्ड द अष्ट प्रधान सिस्टम। तो मराठास में भी अष्ट प्रधान सिस्टम को किसने स्टैब्लिश किया, ये 65th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर है शिवाजी, है ना, छत्रपति शिवाजी ने अष्टप्रधान सिस्टम को स्टैब्लिश किया। अब ये हमारी क्यूरियोसिटी बनती है कि अष्टप्रधान समथिंग 8 मिनिस्टर्स, सबको पता है कि अष्टप्रधान मतलब 8 मिनिस्टर्स जो उस मराठा रूलर्स के अंडर थे ना, स्पेशली छत्रपति शिवाजी के। ठीक, अब ये 8 नाम आपको बिल्कुल पढ़े होने चाहिए थे। अगर ये भी नहीं पढ़ा हुआ था तो यहां पर देखते हैं कैसे हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज से। 4 नाम दिए हुए हैं ऑफिशियल्स के और उनका डिपार्टमेंट दिया हुआ है। जैसे आज के समय में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है ना, कॉमर्स मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स हैं, वैसे ही उस समय सिर्फ 8 मिनिस्टर्स का ऐसा अष्ट प्रधान सिस्टम बनाया गया था। वो नाम यहां पर दिए हुए हैं। सचिव, पेशवा, सामंत, अमात्या। अमात्या जनरली सबको याद ही होता है, ठीक है, बट स्टिल अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो बस हम इतना सा तो सुने ही है ना थ्रू मूवीज और थ्रू बेसिक्स कि पेशवा मतलब क्या था। प्राइम मिनिस्टर, हाईएस्ट पोजीशन पेशवाई, है ना, यू मस्ट हैव सीन। सो पेशवा प्राइम मिनिस्टर, बी इज वन। यहां पर क्विकली हम आएंगे, बी का वन देखेंगे। बी में किस में वन है, कौन से ऑप्शन में वन है? ये इसमें वन नहीं है, इसमें वन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत। बाकी को हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। बी का वन एक में मिला, ए सही। सिर्फ 10 सेकंड लगेगा और आप ये सवाल आराम से निकाल के ले जाओगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो चीज की जरूरत है। एक तो आप रिपीटेड पीवाईक्यूज को, या जो पीवाईक्यूज हैं बीपीएससी के, उनको अच्छे से पढ़ें, है ना, उनको क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ें। उसमें जो एडिशनल फैक्ट्स आप ढूंढ सकते हैं या पढ़ सकते हैं उनको पढ़ें, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन 10 सेकेंड्स। ओके, सो यहां पर आई लीव यू विद वन क्वेश्चन। इसका आप जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये जो अष्टप्रधान सिस्टम था और छत्रपति शिवाजी ने इसको स्टैब्लिश किया था, ये किस साल में किया था। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 19। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक्स पे बेस्ड है ना, सो ऑब्वियसली हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट कह सकते हो, है ना। मेडिवल हिस्ट्री में भी बुक्स ऑथर्स पूछता है और एंशियंट हिस्ट्री में भी बुक्स ऑथर्स पूछता है। तो यहां पर क्वेश्चन बेसिक सा था, छाछनामा वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाय विच ऑफ देम, है ना। दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंस इसका ये है कि दिस इज अ बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, है ना। किसके कॉन्क्वेस्ट का बुक बताता है ये? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, जो हमने ऊपर यहां पर देखा ये वाला सवाल, किंग दाहिर वाला, सेम चीज का अकाउंट ये छाछनामा देता है। इन्वेजन ऑफ या कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, है ना। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इन्वेजन ऑफ अरब्स, है ना। जो पहला इन्वेजन हुआ था एमबीक्यू मोहम्मद बिन कासिम का, इट वाज फ्रॉम अरब। सो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन का अकाउंट देता है छाछनामा। सो ऐसी बुक्स जो बिल्कुल फंडामेंटल बातें बता रही हैं हमारे देश के इतिहास के बारे में, ऐसी बुक्स को हमको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। सो इसका आंसर था अली बिन अबू बकर कूफी। सो दिस इज द आंसर ऑफ 19th क्वेश्चन। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, शम्स ए सिराज ने कौन सी बुक लिखी और ये किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी। प्लीज लेट मी नो दिस इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 32, दिस वाज अ रॉन्ग आंसर, है ना। इसका आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है। मलिक काफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वाज बॉट बाय होम। अब ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में अभी 70th बीपीएससी की हियरिंग चल रही थी तो इवन जज वॉज सरप्राइज, सुप्रीम कोर्ट जजेस वर सरप्राइज कि इसका आंसर बीपीएससी ने नुसरत खान कैसे दिया है। बट अभी के लिए बीपीएससी ने इसका आंसर नुसरत खान दिया हुआ है। तो मे बी अगर 71st में क्वेश्चन रिपीट होता है तो प्लीज यूज दिस ऑप्शन, नॉट दिस ऑप्शन। ऑप्शन ये सही है बट बीपीएससी ने अभी ये दिया है।
इन फ्यूचर अगर 71st और 72nd में कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो प्लीज टिक नुसरत खान, क्योंकि बीपीएससी ने ये आंसर दिया है और वो उसी को भी मानेगा अपने फ्यूचर के एग्जाम्स में भी। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक्स आपका टेस्ट कर रहा है। कैपिटल पूछ रहा है चेराज। प्लीज म्यूट, डायनेस्टी कुछ। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात बीपीएससी ने पूछी है कि कैपिटल बता दो चेरा का, है ना। एवरीवन नोज कि ये संगम पीरियड से रिलेटेड चीजें है ना, चोलास चेरास पांड्यास, है ना, तीन ही चीजें। संगम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, और बीपीएससी ने इस पे कई बार सवाल भी पूछा है। यहां पर आपसे सिर्फ पूछा है कैपिटल ऑफ चेरास। अब लेट्स से कि आपको कैपिटल ऑफ चेरास बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि क्या है, यहां पर हम सिर्फ मैप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इस मैप को समझा हो पढ़ते समय तो आप इस क्वेश्चंस को कितना लॉजिकली सॉल्व कर लोगे आप यहां देखना। ये रहा चोलास का पार्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कहां पर, नदन पार्ट और सेंट्रल पार्ट। पांड्यास का रीजन कौन सा था, तमिलनाडु, सदर्न तमिलनाडु, है ना, सदर्न पार्ट वाला तमिलनाडु का ये पांड्यास रूल कर रहे थे। और ये चेराज, है ना, कर्नाटक सॉरी केरला और तमिलनाडु वाला पार्ट जो था ये रूल कर रहे थे चेराज। यहां पर ऑप्शंस देखते हैं, है ना। कैपिटल पूछ रहा है तो ऑब्वियसली डी, मोर देन वन ऑफ द होगा नहीं इसका आंसर, एक ही कैपिटल होना चाहिए फिलहाल के लिए। कांचीपुरम और मदुरई, जिनको भी थोड़ा बहुत बेसिक पता है देश के नाम लोकेशंस के नाम, कांचीपुरम और मदुरई आप जानते हो कहां पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु किधर की साइड है, इधर की साइड है। अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि चोलास कहां पर है, चेरास कहां पर है और पांड्यास किस रीजन में, और आपको इतना सा बेसिक पता होता कि चेरास जो है वो केरला में उनका लोकेशन था, सो यहां से आप दो ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट करते और ये होता ही नहीं, नेचुरली करावुर और करूर आपका आंसर आ जाता। सो मैप वेरी इंपॉर्टेंट, जब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चीजों को तो थोड़ा मैप भी देखेंगे। जैसे महाजनपदास, है ना, इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये चीज पूछी गई थी कि महाजनपदास को आप मैच करिए ऐसा। ठीक है, सो जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, है ना, बिकॉज यहां पर संगम पीरियड की बात करें, चोला चेरास पांड्यास की बात कर रहे हैं, सो इतना सा बेसिक हमको पढ़ना बनता है और ये चीज एनसीईआरटी में भी क्लियरली दी गई है। सो यहां पर एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कावेरी पट्टिनम, है ना, जिसको पुहार भी कहते हैं, वो किनका पोर्ट सिटी था, चोलास का था, चेरास का था या पांड्यास का था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देन कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, इसको हम लोग देखते हैं। एंशियंट फिलॉसफी और इसका बिहार कनेक्शन है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आजीविका सेक्ट। दिस सेक्ट एज वेल एज एंशियंट की जितनी फिलॉसफीज हैं, चाहे वो हेट्रोडॉक्स स्कूल हो चाहे वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो, है ना। हेट्रोडॉक्स स्कूल में कितने हैं अपने, छह स्कूल हैं, और ऑर्थोडॉक्स स्कूल में छह हैं और हेट्रोडॉक्स में तीन हैं मेजरली, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका और लोकायत, है ना। आजीविका इज नॉट अ प्रॉपर फिलॉसफी इन दैट सेंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड लोकायत फिलॉसफी इज फ्रॉम हेट्रोडॉक्स स्कूल। सो तीन फिलॉसफी हेट्रोडॉक्स और बाकी के छह फिलॉसफीज ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, जो हम पढ़ते हैं सांख्य, न्याय, वैशेषिका, है ना, ये वाले जो फिलॉसफीज हैं छह, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। बीपीएससी कई बार इस पे सवाल पूछ चुका है, तो हम जब भी अपना चीज रिवाइज करें तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। और यहां पर आप देखो सवाल पूछा क्या है, उससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, सवाल से पहले देखते हैं ऑप्शंस को। सवाल जनरली कैसा फ्रेम होता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, है ना। देन आपको एबीसीडी दिया रहता है और यहां पर सवाल पूछा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बट यहां पर ये बीच का स्टेटमेंट गायब हो गया, सो वहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट कैसे पढ़ना है, कई बार डिफरेंट वेरिएशन आ सकता है स्टेटमेंट में, तो हमको उस चीज के लिए भी अडाप्ट करके रखना है अपने माइंडसेट को। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्टली ऑप्शन ए में बोल रहा है बी सी डी आर करेक्ट। सो ऑब्वियसली करेक्ट पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर आपको सिर्फ इतनी बात जाननी थी कि इसका फाउंडर कौन है, तो जो भी फिलॉसफी है उसका फाउंडर कौन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता। उसकी पर्टिकुलर फिलॉसफी क्या है, उस पर्टिकुलर फिलॉसफी का सेंट्रल आइडिया क्या है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेट्स से कि यहां पर हमको ये नहीं पता था, सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलॉसफी वाज नियति, दैट इज फेट। हमको नहीं पता है कि नियति थी कि ना और कुछ था, वी डोंट नो। जस्ट अभी देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। अगेन
दिस इज ऑल्सो अ वेरी लॉजिकल थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू वाई। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि आजीविका सेक्ट के बारे में आप कहां पढ़ते हो, किस पीरियड में आप पढ़ते हो? डू यू रिमेंबर कि आजीविका सेक्ट बिहार से रिलेटेड है और किस कंटेक्स में रिलेटेड है? बुद्धा ने, या बुद्धिज्म से रिलेटेड है, या अशोकन पीरियड से रिलेटेड है? डू यू रिमेंबर समथिंग? अशोकन पीरियड में अगर देखें तो यू रीड कि जो आजीविका सेक्ट ना, बराबर केव्स, अशोका ने किनको दिया था? आजीविका सेक्ट के मॉन्क्स को, ठीक है। सो ऑब्वियसली बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब किस चीज के अगेंस्ट में थे? क्लास के अगेंस्ट में थे। जो रिलीजियस डोमिनेशन हो रहा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड, उसके अगेंस्ट में थे। तो वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मणिकल टेंडेंसीज आ गई थी, उसके बेसिस में क्या हो रहा था? आपका सेगमेंटेशन हो रहा था, क्लास बन जा रहा था। तो उस क्लास के अगेंस्ट में ये सारी फिलॉसफीज आई थी। सो आजीविका सेक्ट है, ऑब्वियसली वो डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करेगी बिटवीन कास्ट एंड क्लास। देन आजीविकाज हैज रेगुलर सभाज एंड मीटिंग्स, सभाज फॉर मीटिंग। सो कोई भी चीज हो, है ना, कोई भी सेक्ट हो, आज के समय में भी आप देख लो, कोई भी सेक्ट हो, इतने सारे रिलीजियस सेक्ट्स आप देखते हो, क्या उनकी रेगुलर मीटिंग्स और ये सारी चीजें होती हैं कि नहीं? तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट था, आजीविकाज हैड रेगुलर सभाज फॉर मीटिंग। और अगर आपको सिर्फ फाउंडर का नाम पता होता तो आप यहां पर ऑप्शंस देखो। ए तो अगर करेक्ट है तो यहां पर, इसमें ए है ही नहीं तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें इसको भी हटा देते हैं, है ना। ए, बी, डी, ए और डी, तो ए और डी तो है ही है, आंसर में ए और डी तो होना ही है। तो ये हम भूल जाते हैं, ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, वाज दिस देयर? नो और यस? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या वो डिस्क्रिमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास? मैंने अभी बताया कि बुद्धिज्म और ये सारे जो फिलॉसफीज जर्मिनेट हुई आफ्टर द वैदिक पीरियड, इनका कहना था कि सबको बराबरी का अधिकार है ना। आज भी अगर आप बुद्धिज्म को थोड़ा बहुत समझते हो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो सारे इंसान को बराबर मानते थे। बट जो वैदिक पीरियड में ब्राह्मणिकल टेंडेंसीज या ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस डेवलप हो गई थी, उसने क्या कर दिया था? समाज को फ्रैगमेंट कर दिया था, लेयर्स में डिवाइड कर दिया था, कास्ट क्लास। तो आजीविका सेक्ट डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करती होगी क्योंकि ये उसके अगेंस्ट में ही आई थी। सो सी इज योर रॉन्ग। तो यहां पर सी वाला काम तो ऐसे ही खत्म हो गया। सी खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो गया। अब यहां पर ऑप्शन बचा एक, ए, बी और डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमको बेसिक समझना है किसी भी फिलॉसफी का, और उसके फाउंडर का नाम, और उसका सेंट्रल आइडिया क्या था, ये चीज हमको समझनी है। ये आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। सो दिस इज योर सिंपल क्वेश्चन, है ना। जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, ट्राई टू एलिमिनेट दिस। देन कम्स दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूं कि सारी चीजें भूल जाओ, है ना। भूल जाओ कि अमरकोश क्या है, ये सारे टर्म्स क्या हैं। आप में से बहुत लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कि क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। 5 चीजें दी होंगी, 6 चीजें दूंगी, मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली सोचना सिखाता हूं कि कैसे सोचते हैं इसको। ये सबसे पहले दो फैक्ट्स हैं, है ना। अमरकोश जो किताब है ना, दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ संस्कृत, है ना। फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ संस्कृत रिटन बाय अमर सिंह, है ना। इतना आपने सबने पढ़ा होगा, सारे फैक्चुअल किताबों में दिया हुआ है, वे लूसेंट में भी दिया हुआ है। तो यहां पर अमर कोश का दूसरा नाम क्या है? इतना लंबा नाम है, नाम लिंगा नुशासा नामा, है ना। कभी ये नाम भी आ जाए तो इट इज अमरकोश ओनली, ठीक है। तो ये नाम अमरकोश का ही है। इसको त्रिखंड भी कहते हैं, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू फैक्ट्स। और किसने लिखा है? अमर सिंह, ठीक है। ये सारे बेसिक फैक्ट्स आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो आप इन बातों को नोट भी कर लोगे। अब यहां पर पूछा है कंसिडर द टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमरकोश। मेरी बात समझना आप लोग, अमरकोश नाम की कोई किताब है, अमर सिंह ने लिखी किताब, है ना। ही वॉज अ फेमस पर्सन, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, कभी भी हो, अपने को वो भी नहीं पता है तो वो भी छोड़ देंगे, है ना। किसी ने कोई किताब लिखी, उसमें बोल रहा है कि ये 4 बातें बताई गई हैं कि नहीं, है ना, 4 लैंड के टाइप्स बताए गए हैं कि नहीं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसका आंसर मैं बताता हूं उससे पहले यहां देखते हैं। उर्वर, उर्वर मीन्स फर्टाइल, तो आपका ये भी दिया हुआ टर्म, और नॉर्मल इंग्लिश में भी टर्म दिया। मरु मीन्स डेजर्ट, है ना, मरुस्थल, डेजर्ट। शाद वाला, ग्रासी, है ना, मतलब ग्रास वाला लैंड। देव, देव मत्रिका, वाटर्ड बाय लैंड, है ना। ऐसा करके 4 तरीके के लैंड है।
अब आप मुझे बताओ कि इन चारों को इंडिया में पाया जाता होगा कि नहीं, आज से लाइक 2000 साल पहले भी अगर आप देखो तो ये चारों तरीके के लैंड इंडिया में पाए जाते होंगे कि नहीं। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट क्लाइमेट है इंडिया में। तो क्या आपको फर्टाइल लैंड नहीं मिलता है? आज हम पढ़ते हैं कि नहीं ज्योग्राफी में, फर्टाइल गंगा, यमुना, गोदावरी, क्या फर्टाइल लैंड नहीं मिलता होगा इंडिया में उस समय? क्या मरुस्थल नहीं था? क्या राजस्थान के डेजर्ट्स नहीं थे उस समय? क्या ग्रास नहीं था? क्या पानी से जो लैंड था वो भीगता नहीं था, है ना, बारिश नहीं आती थी? मेरे को लॉजिक आप बताओ। तो क्या ये चारों नाम इस पर्टिकुलर किताब में मेंशन्ड होंगे कि नहीं? इतनी महान किताब है जब, तो उसमें ये चारों चीज मेंशन्ड होगी कि नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट आंसर बाज मोर देन वन ऑफ द अबव? सो करेक्ट इज दिस। सो यू हैव टू यूज वेरी कॉमन सेंस, है ना, बहुत कॉमन सेंस यूज करेंगे अपने एग्जाम में, और वहां से क्वेश्चंस को निकाल के लाएंगे। डरना हमको नहीं है, क्वेश्चन को आप समझो, है ना। जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हो तो उसके ऑप्शंस जब आपको आंसर्स पता चल गए हैं, जस्ट यूज योर ब्रेन, यूज योर लॉजिक कि हम इसको कैसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे इफ आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, है ना। तो सवाल भी ऐसे ही फ्रेम किया जाता है ताकि आप उसको लॉजिकली निकाल लो। आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आपका लॉजिक यूज करना बहुत जरूरी है ना, लॉजिक, रैशनल, है ना, इंटरलिंकेज, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, you will be able to get these questions very easily without having an iota of doubt। बिना डाउट के आप एग्जाम में करेक्टली निकाल के ले जाएंगे विद कॉन्फिडेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, है ना, ये वाले क्वेश्चंस, बहुत लंबा क्वेश्चन ना, अगेन डराने वाला क्वेश्चन है। किंग प्रवर सेना के बारे में ये सारे स्टेटमेंट, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वकटका डायनेस्टी। अब ये चीज़ है ना बहुत कॉमन नहीं है, है ना, बुंदेलखंड, नॉर्थ, है ना, हैदराबाद वाला रीजन, ये सब बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ते। सक्सीडेड इज फादर किंग विद्या शक्ति, इतना डिटेल में आप चीज़ें नहीं पढ़ते हो एंशियंट और मेडिवल में। सो इफ़ यू फील कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है तो आप छोड़ सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर उसके पिताजी के बारे में पूछ रहा है कि भाई इनका बच्चा था कि नहीं, है ना, और कोई बहुत फेमस हम पढ़ते भी नहीं है इस तरीके से ना। किंग हर्षा जैसे मैंने बताया बहुत फेमस, बट यहाँ पर ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा पढ़ते भी नहीं। ही इज मेंशन्ड इन द पुरानाज। अब वो पुरानाज में मेंशन्ड है कि वेदास में मेंशन्ड है ना, किस में मेंशन्ड है, वी डोंट रीड जनरली। तो यहाँ पर अगर आप रिस्क लोगे तो देन इट विल बी डेंजरस। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर मस्ट लीव, इनको आपको छोड़ना है ताकि आपके निगेटिव मार्क्स नहीं हो, है ना। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू डिड दिस क्वेश्चन रॉन्ग और राइट। सो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से 70th बीपीएससी में लगभग 8 क्वेश्चंस आए थे, है ना, 8 क्वेश्चंस। अगर आप इन 8 क्वेश्चंस को वापस से अभी एनालाइज करके देखो तो मैं आपको बताऊं कि ये हर्षा वाला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एक, ये वाला बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है दो, छाछनामा अगेन बेसिक क्वेश्चन है तीन, ये तो बीपीएससी ने गलत कर दिया बट स्टिल दिस इज ऑल्सो अ बेसिक क्वेश्चन चार, कैपिटल पांच, फिलॉसफी छह, और ये अमरकोश सात, और ये आठ। सो अगर आप 8 एंशंट और मेडिवल क्वेश्चन से अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो आप कम से कम 6 इसमें से सही करके आओगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर, है ना। टफ चीजें नहीं होती हैं, आपसे बिल्कुल फंडामेंटल बातें पूछता है, लेकिन वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चेक कर रहा है कि इस बच्चे को भैया टाइमलाइन पता है कि नहीं, हर्षा कब था, ये कब हुआ, वो कब हुआ, क्या वो उसको समझ में आ रहा है कि अगर किसी ने किताब लिखी है और उसके उसके अंदर उसने लैंड के बारे में बताया, इतने तरीके की जमीन पाई जाती है इंडिया में, तो क्या फर्टाइल जमीन नहीं है इंडिया में आज के समय में? और 1000 साल पहले भी नहीं थी, 2000 साल पहले भी नहीं थी क्या हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड? डेजर्ट था, ग्रास था, मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करेंगे आप। देखो एग्जामिनर ने इसीलिए यहाँ पर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी दिया है आपके लिए कि आप इसमें अपना कॉमन लॉजिक लगाओ, है ना, ज्योग्राफी का नॉलेज लगाओ, इंडिया के बारे में आपको समझ बता रही यहाँ पर। दिस यू शुड हैव लेफ्ट, है ना, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए है। कमिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, है ना, हु वाज द फाउंडर ऑफ फरेजी मूवमेंट? वेरी इजी, वेरी बेसिक फैक्ट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। आपको 10-15 नाम याद करने हैं, फाउंडर के नाम पूछ रहा है, कुछ अंदर की बात पूछ ही नहीं रहा है कि इनका काम क्या था। सो दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो वेदर यू हैव डन दिस रॉन्ग और राइट। दिस क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री 70th बीपीएससी में ये एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपको घटना चक्र में क्लियरली मिल जाएगा, है ना। बहुत पहले घटना चक्र में यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, अब न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड क्या था? इट वॉज द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स। जो मॉडरेट नेता थे, है ना, वी ऑल रीड इन मॉडर्न हिस्ट्री कि मॉडरेट फेज ऑफ पॉलिटिक्स था 1885 से लेकर
1905 तक, जब आपके एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू हो गया था। टिल देन इट वाज कॉल्ड मॉडरेट फेज। तो इस पीरियड में न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स रिटन बाय, न्यू lamps for the old was a series of articles which was systematic critique of the moderate politics was written by Aurobindo Ghosh. So ये चीज क्लियरली आपको घटना चक्र में दी गई है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस भी मिस कर रहे हो जो कि रिपीटेड है, देन अगेन इट्स अ क्राइम। सो अब यहां से लर्निंग क्या हो सकती है हमारे लिए? न्यू न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड मैंने अभी बताया, ऑरबिंदो घोष ने लिखा है ना। फर्स्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स था। लेकिन ये साल क्या था? कैन समवन गिव मी इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट वाज द ईयर? प्लीज लेट मी नो द ईयर। और ये न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड क्या था? दीज वर आर्टिकल्स, है ना। मैंने बोला ये सिस्टमैटिक क्रिटिक था। इन्होंने, ऑरबिंदो घोष ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जिनका नाम दिया न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। इसको किस जर्नल में डाला गया था उसका नाम भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑरबिंदो घोष का कौन सा जर्नल था जिसमें ये इस नाम से आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे थे, और वो किस ईयर से किस ईयर के बीच में लिखे गए थे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, रिपीटेड ऐसे क्वेश्चंस गलत करेंगे मार्क्स लूज करेंगे। सो इट्स अ क्राइम। सिमिलरली, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, वेरी इजी, सबको पता है स्वामी विवेकानंद ही आंसर होना चाहिए। ये दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचा। अब ये बहुत बेसिक फैक्ट है, रामकृष्ण मिशन आपको पता ही होना चाहिए। हिस्ट्री के हम शुरुआत में ही पढ़ते हैं, चाहे आप लूसेंट पढ़ लो चाहे किसी भी जगह पढ़ लो। कुछ फंडामेंटल बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनमें से स्वामी विवेकानंद भी हैं। उनका जो भी चीज किया हुआ है, उनके काम, उनका बुक, है ना, दीज थिंग्स शुड बी इन योर टंग, है ना, टिप्स। ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, है ना, कि कंफ्यूज हो गए और ये हो गया वो हो गया। नहीं, अभी से हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं उनको हमको गलत नहीं करना है। देन कम्स व्हेन डिड द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली, है ना। इसका भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी। सो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। 65th, who gave the slogan do or die and when, है ना, वेरी इजी। who gave the slogan do and die? Please let me know, anyone? do or die का स्टेटमेंट किसने दिया था? anyone please tell me। सर गांधी जी। गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। कितनी बेसिक सी बात है ना। अब ये तो गलत करने का कोई सवाल ही नहीं है, इसीलिए मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, डू और डाई किसने दिया था। ऐसे नारे पूछते हैं, है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं, है ना, वो भी हम याद रखेंगे हमेशा। अब ये भी सवाल देखो, अब बहुत बड़ा है लेकिन ये भी बहुत फंडामेंटल सवाल है ना। ये भी आपको हर किताब में मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है ना। सिंपल सा है, यहाँ पर पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग करिए आप। ऑर्गेनाइजेशन वन, लिस्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर, है ना। सिंपल सी बात, यहाँ पर कोई सा भी नहीं आ रहा। आईएनए आजाद हिंद फौज, ये तो सबको पता ही है कहाँ पर है, रंगून में था। सो फोर का डी, यहाँ ऑप्शन आए देखे, फोर, फोर है ना, फोर में डी कौन सा है? इधर बी है, ए है, बी है, फोर का डी। तो हमारा 1 मिनट में आंसर मिल गया। ये सब चीज़ें हमको पता होने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। वन का डी, 10 सेकंड का आंसर है इसका। देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो इफ यू रीड द फंडामेंटल थिंग्स। व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो गिवन इन लूसेंट, यू मस्ट नॉट डू दीज थिंग्स रॉन्ग, है ना। ये घटना चक्र में भी आप जब सॉल्व करोगे ना टाइमलाइन वाइज, तो आपको ये सवाल कितनी बार पूछा हुआ दिख जाएगा। तो ऐसी चीजों को हमको बिल्कुल नोट करके रखना है। इनको छोड़ा तो मतलब समझिए कि आपके इजी मार्क्स लूज हुए, है ना। ऐसे सवाल, अदिति, डोंट राइट ऑन स्क्रीन, अदिति। Now see this question. This is again a question which can be hunted in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखने में इतना बड़ा लग रहा है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर का नाम दे दिया और पहला ऑप्शन दिया कारसार्स, किसी को सुना भी नहीं होगा, बट स्टिल नीचे आके देखते हैं यहाँ पर क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक सबने सुना है, कहाँ किससे लिंक्ड है? फोर का ए। अगेन यहाँ पर आए फोर का ए, देखो
फोर का ए है ना, तो दो ऑप्शन आपने तुरंत एलिमिनेट कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। फोर का ए यहाँ हो गया। अब आप यहाँ देखो, और आपको क्या आता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नहीं याद है, छोड़ो, है ना, बट स्टिल इट इज रिलेटेड टू अंबेडकर। कार्स कर्स ये भी आपको नहीं पता है, छोड़ो। सोशलिज्म, सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण। सो टू का सी। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे थे, आप देखो, है ना, टू का सी किसमें है, टू का सी इसमें है, टू का सी इसमें है। मतलब अभी भी हमको वापस से चेक करना है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अब देखो आप यहां पर डी, थर्ड का डी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इन 10 seconds, just knowing the basic things, you can solve this particular question। अब इसमें हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे ना, जब हम यहां पर एलिमिनेट कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक देखा हमने सुभाष चंद्र बोस, तो अब यहां पर मार्क करने में गलती नहीं करेंगे ना। यहां पर जब हम एलिमिनेट करके ऑप्शन काटना शुरू करेंगे, है ना, वेन एवर यू स्टार्ट, जैसे ही आपको एक सही ऑप्शन मिल गया, तो आप दूसरे ऑप्शंस जो जो बिल्कुल गलत है हमको काट देंगे, ताकि हम उनको उन पे कंफ्यूज भी ना हो। जब हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे, अगर लेट से कि यहां पर दो ऑप्शन बच जाता, बी और डी बच जाता, और इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं पहले राउंड में, और दूसरे राउंड में हम सोच रहे हैं कि आके हम वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर लें, देन आई विल डिसाइड। सो बी जस्ट रिमेंबर कि हम इसको कंफर्म करके काटें, है ना, कि यही है जो आंसर नहीं है। सो ऐसे सवाल को हम 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल कॉन्शियसली अगर वहां पर हम सॉल्व करें, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगेन सेम क्वेश्चन इन 10 सेकेंड। न्यूज़पेपर एडिटर, इसमें कोई सा भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो आपने सुना नहीं होगा, जो घटना चक्र में दिया नहीं होगा। बंगाली सबसे फेमस नेम है, बंगाली से स्टार्ट करते हैं। बंगाली किसने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सबको याद होना चाहिए ये चीज। फोर का सी, फोर, फोर फोर फोर, आप देखो फोर में सी किसके पास है, इसके पास है, सीधा, कुछ नहीं चाहिए, कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, एक पहचाना काम खत्म। सबसे इजी वाला पहचानेंगे और एलिमिनेट करना शुरू करेंगे ऑप्शंस, जैसे आप एलिमिनेट करने लगोगे वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इतना बड़ा बना दिया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो, है ना, अदरवाइज ये सिंपल सा पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ दिस पर्टिकुलर बंगाली न्यूज़पेपर या वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। इन्होंने चार दे दिया, एंड देन इट हैज कंफ्यूज्ड यू, सो दैट आप उसमें कंफ्यूज होकर गलतियां करो। तो यहीं पे गलती होती है आपको ऑप्शन टिक करने में। तो जस्ट अवॉइड दीज थिंग्स while you solve the paper from now onwards। Then comes this question. Struggle, true struggle came into prominence with a call for, this question was deleted by BPSC, है ना, तो ये क्वेश्चन गलत है, so this is deleted, इस पे हम बात नहीं करेंगे। Which of the following was not one of the features of the Government of India Act 1935, है ना। अब आप देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो सारे हमको अच्छे से पढ़ने हैं, उनका जो मेजर प्रोविजन है वो हमको पता होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। सो अगेन मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं थे यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो डिफिकल्ट हो, एक्सेप्ट कि ये जो डिलीट हो गए क्वेश्चन। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मेनी प्लेसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं ना, दिस इज अगेन गिवन इन ईच एंड एवरी बुक, सारे बुक में दिया गया है कि ये सारे जो नेशनल गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, वो कहाँ कहाँ बनी थी, है ना, विच एवर मटेरियल यू आर रीडिंग उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। सो अगेन मैच द फॉलोइंग पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे, है ना, हड़बड़ाएंगे नहीं। यहां पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच नहीं पूछा है ना। तो अगेन दिस ऑल्सो इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम योर क्विट इंडिया मूवमेंट, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको हर किताब मिल जाएगा, इवन लूसेंट में मिलेगा, इवन आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा। सो 122, 130, व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है, इसका आंसर है ओपियम, ओपियम ट्रेड, है ना, अगेन दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन। 132, October 1943, Subhash Chandra Bose set up a provincial government of free India, which was recognized by how many countries, including Japan। अब ये थोड़ा सा टिपिकल टफ क्वेश्चन है, आपको अंदर जाके इन बातों को देखना पड़ेगा कि कितने कंट्रीज ने रिकॉग्निशन दिया था, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सो दिस इज अ लिटिल टफ क्वेश्चन, इसको अगर आप छोड़ते हो, इसको आप अटेम्प्ट करोगे ना, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप इसमें कोई भी एलिमिनेट कर दो, स्टिल यू हैव अनसर्टेनिटी, है ना, इसमें कोई सर्टेनिटी आपको नजर ही नहीं आएगी। सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना होता है ना, डिस्पाइट कि आपको पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना था, बट आपको ये बात तो नहीं पता ना कि कितने कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल छोड़ना होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो रॉयल टाइटल्स एक्ट वाला क्वेश्चन था, ये भी आप घटना चक्र में आपको मिल जाएगा।
जो ये दिल्ली दरबार है ना, दिल्ली दरबार के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ वहाँ पर दी गई है ना, क्वीन विक्टोरिया रॉयल टाइटल्स एक्ट। सो ये सारे क्वेश्चंस आपने हिस्ट्री के देख लिए, एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न, तीनों के देख लिए। यहाँ पर जितने भी सवाल पूछे गए हैं मैक्सिमम आर फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ हिस्ट्री, है ना। यूपीएससी की तरह नहीं कि कुछ इनोवेटिव चीज पूछ लियो, कुछ अलग हटके पूछ लिया हो। अगर वैसी कोई चीज पूछी है तो एक दो सवाल पूछे हैं, आप उस चीज के पीछे भागोगे, है ना। जस्ट रिमेंबर कि अगर आप उन रैंडम चीजों के पीछे भागोगे कि ये भी पूछ लेगा वो भी पूछ लेगा, तो आप फिर सोर्सेस के पीछे ही भागते रह जाओगे, मटेरियल के पीछे ही भागते रह जाओगे। हमको अपने सोर्सेस को कंसोलिडेट करना है। सोर्सेज आर वेरी क्लियर फॉर हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न के लिए लूसेंट को जरूर देखेंगे, है ना। उसके बाद जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, जो स्टैटिक सब्जेक्ट वाला पार्ट है, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट वाला पार्ट है, उसके लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम रिफर कर सकते हो, है ना। स्पेक्ट्रम नहीं यूज करना है तो मैंने जो ओनली आईएएस वाले उड़ान के बुकलेट्स हैं वो बताया है, आप उसको रीड कर सकते हो ना, दैट इज ऑल्सो अ कंपाइलेशन काइंड ऑफ थिंग। सो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए घटना चक्र को सॉल्व करेंगे ना, और साथ में कोई एक कंपाइलेशन, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है उसका कंपाइलेशन है, उसके नोट्स हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, किसी कोचिंग में पढ़ा है उसको कर सकते हो, बट घटना चक्र सॉल्विंग इज मैंडेटरी एंड सॉल्विंग बीपीएससी के पीवाईक्यूज इज मैंडेटरी। क्योंकि अगर कोई बेसिक क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन गलत होता है ना, तो वो समझिए कि आपके लिए एक क्राइम है ना। इफ यू आर रनिंग आफ्टर रैंडम सोर्सेज, रैंडम क्वेश्चंस, चार डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंसोलिडेट थिंग्स। तो उस चीज में हम फंसेंगे नहीं। आपके सामने अभी दिखा दिया 79 का, इस 70th बीपीएससी का पेपर। जस्ट गो एंड सी 69 बीपीएससी का भी पेपर, वहां पर भी आप देखोगे कि बहुत बेसिक बेसिक बातें ही पूछी हैं हिस्ट्री की, सेम चीज है। नाउ यूज दिस लॉजिक ना, जो भी चीज बताई है उसको यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग पी वाई क्यूज, है ना। आप देखना, जैसे मैंने वो बताया अमरकोश वाला, है ना, तो उसमें कितना बेसिक लॉजिक यूज करना था, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है। तो डरना नहीं है किसी भी चीज से कि एंशंट है, फैक्चुअल है, ये है वो है। भी आपने देखा ना कि क्या पूछा, आप में भी कौन सा पूछ रहा है फर्स्ट, है ना। फर्स्ट ग्रामर की बुक, संस्कृत ग्रामर की बुक अमरकोश। अमरकोश है कौन ये बताओ, या अमर सिंह है कौन। जब आप चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य वाला पीरियड पढ़ोगे, गुप्ता पीरियड में, आप देखोगे कि नवरत्न है वो नवरत्न के द्वारा किताब लिखी हुई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बताओ मुझे। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने 2024 वाले पेपर में, वाई भारत मैटर्स किसने लिखा है, अपने कौन से मंत्री ने लिखा था वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। एस जे एस जे एस जयशंकर जी बस ने वैसा लिखा ही था सोचो, तो। बस वैसा ही सोचना कि जो ये नवरत्न था, अमर अमर सिंह, है ना, नवरत्न थे, उन्होंने ये पर्टिकुलर किताब लिखी, है ना। तो ऐसे लोगों की किताब कितनी इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है। आर्यभट्ट ने लिख दी कोई किताब तो अपने को सब पता होना चाहिए, चारों किताब, तीन चार किताब के नाम। ऐसे लॉजिकली सोचो, उनको आप, है ना, पता, ऐसे में भी यूज कर सकते हो ऐसी चीजों को। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखेंगे एंशियंट में कि भाई अच्छा ये किताब इन्होंने लिखी, इस पीरियड में लिखी, अच्छा कि इंडिया कितना एडवांस था, ऐसे सोचो आप ना। टू जनरेट क्यूरियोसिटी, टू जनरेट लिंकेज, ऐसा सिर्फ ये नहीं सोचेंगे फैक्ट रटना है, किताब रटना है, ठीक है। उसका थोड़ा सा ढूंढ लेंगे ना। जैसे मैंने बोला कि एक सवाल दिया मैंने, शमसे सिराज किसने लिखी, तो आप देखोगे किसके बारे में लिखी गई है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है। उसका नाम क्या है, तारीख फिरोज शाही, है ना। तारीख फिरोज शाही। अब फिरोज शाह तुगलक का पीरियड इंपॉर्टेंट था, अगर आप उसके पॉलिसीज देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्यों इतनी बुक फेमस है, क्यों बार बार यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। ठीक है। तो फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा ना। अगर आपको ये चोला चेरा पांड्या वाला मैंने बताया, आपको दो नाम याद रहता, कांचीपुरम कहाँ पर है, मदुरई कहाँ पर है, दोनों तमिलनाडु में है, और आपको इतना सा सिर्फ मैप के थ्रू पता होना था कि चेरास किधर है, केरला की साइड में, तो ऑब्वियसली ये दो नाम तो ऐसे ही हट गए। बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, वही टिक करके आना था कॉन्फिडेंटली। पता होने की जरूरत भी नहीं है एग्जैक्ट। प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ हंटिंग, है ना। बिकम अ हंटर इन प्रीलिम्स। आपको हंट करना है ऑप्शन, यू हैव टू एलिमिनेट ऑप्शंस यूजिंग एवरीथिंग। जरूरी नहीं है कि आप सब चीज पढ़ के जाओ, है ना, सब चीज आपको रटी हो तभी आप वहां पर सॉल्व कर पाओगे। तो ये फियर फैक्टर अंदर रखना ही नहीं है अभी, क्योंकि अभी 3 महीना है लगभग, है ना, एग्जाम पोस्टपोन होने की चांसेस ज्यादा हैं। 30 को तो मुश्किल है बहुत, है ना, मे बी सितंबर फर्स्ट वीक में ही होगा। तो अभी हमारे पास 3 महीना है,
हम पढ़ेंगे, समझदारी के साथ पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स अपने मजबूत करते हुए चलेंगे। जब आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू करोगे ना, घटना चक्र मेन वाली किताब और बीपीएससी की भी है ना, तो बीपीएससी की जब आप सॉल्व करोगे तो उसी से आपको 10 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा। कट ऑफ 90 जा रहा है, कैटेगरी वाइज अपना जोड़ लो। अगर आपको 10 क्वेश्चन फ्री का मिल रहा है सिर्फ बीपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करने पे, तो आप क्या बुराई है उसको करने में? आप रैंडम टेस्ट सीरीज के पीछे क्यों भागोगे? टेस्ट सीरीज का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट, अपना नॉलेज टेस्टिंग करना, वो सारी चीज़ें। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि वहां से क्वेश्चन हिट कर जाएगा इसलिए हम टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? जो हमने पढ़ा है क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, उस लॉजिक को ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट विच आर टेस्टेड इन टेस्ट सीरीज। लेकिन उससे पहले हमको अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना होगा थ्रू रिविजन। एंड ये तरीका हमको अपनाना है कि जो एकदम फंडामेंटल बातें हैं किसी भी सब्जेक्ट की, एंशियंट है तो अपने को पता होना चाहिए। जैसे महाजनपदा पढ़ रहे हो, 16 महाजनपदा का अपने को पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पर है, क्या है ना। बिहार में कौन कौन से महाजनपद आते, बिहार में कितने महाजनपद आते, एनीवन प्लीज टेल मी, 16 में से ऑब्जर्व तीन किया सर। किसी? हाँ, सर तीन सर। थ्री। तीन। 3 की 4? सर तीन सर। नाम बता दो। सर चार। व, वज्जे हाँ ठीक। और मगध। ये मगध। अंग मगध। अंग। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। वज्जी किधर की साइड था? सर ये वैशाली के सर। वेरी गुड। वैशाली। मगध। वैशाली सर। मगध सर गया। है, मगध गया। नहीं सर, सॉरी, मगध पटना। ये पटना सर, राजगीर और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक पटना है, राजगीर। पटना रहे। पटना, सॉरी सर। हाँ, पटना राजगीर। और तीसरा वाला जो बोला था, अंगा। सर भागलपुर। भागलपुर ये राइट। भागलपुर। वेरी गुड, वेरी गुड। भागलपुर। भागलपुर भागलपुर। बांका। बस बस बस। भागलपुर। ठीक ये है। अब समझ में आया कि बिहार स्पेसिफिक जो चीजें हैं, जो टाइमलाइन है ना। अब ये तीन तीन चार डायनेस्टीज अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और मगध तो है ही है, और मगध से रिलेटेड जो भी है, इसीलिए अशोका के बारे में पूछा। अब आजीविका से कैसे घुमा के पूछा। अगर आपको बेसिक से बात पता होती तो आप ऐसे ऑप्शन निकाल ले जाते। वो दिया था 4 स्टेटमेंट बना के, लेकिन सवाल सिंपल था। एकदम फंडामेंटल बात अगर पता होती तो हम सवाल एकदम आराम से निकाल के ले जाते। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? यस सर। किसी को कोई कुछ सवाल पूछना है, प्लीज आस्क। एनी क्वेश्चन? मनीष प्लीज आस्क।